नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। खबरों में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की खास अहम सुर्खियों पर। गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की करेंगे उच्च स्तरीय समीक्षा। अमरनाथ तीर्थ यात्रा की तैयारियों की भी करेंगे समीक्षा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का करेंगे लोकार्पण। एक जगह रखी जाएंगी सभी महापुरुषों की प्रतिमाएं। दिल्ली में जल संकट को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज कई जगहों पर करेगी विरोध प्रदर्शन। भाजपा के सांसद और विधायक आप सरकार के खिलाफ दर्ज कराएंगे अपना विरोध। उत्तर और मध्य भारत में भीषण गर्मी का कहर जारी। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का ऑरेंज और रेड अलर्ट किया जारी। हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कुछ हिस्सों में लू चलने की संभावना। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में स्विट्जरलैंड शांति शिखर सम्मेलन में अमेरिका ने यूक्रेन को $1.5 अरब की सहायता देने की करी बात। मसौदे में यूक्रेन पर रूस के हमले की भी निंदा। दक्षिणी गजा के रफा में हुए हमले में 8 इजरायली सैनिकों की मौत। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जंग के लक्ष्यों के प्रति दोहराई अपनी प्रतिज्ञा। खेल की खबरों में आईसीसी T20 विश्व कप में स्कॉटलैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत ली गेंदबाजी। पाकिस्तान और आयरलैंड के बीच आज होगा मुकाबला। कल रात भारत और कनाडा के बीच बारिश के कारण रद्द हुआ मैच। और हेडलाइंस के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जहां आपको बता दें कि आज गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के सुरक्षा स्थिति को लेकर अहम बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, एनएसए अजीत डोभाल, केंद्रीय गृह सचिव, सेना, पुलिस, जम्मू कश्मीर प्रशासन और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। बैठक में 29 जून से शुरू होने वाली वार्षिक अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की भी समीक्षा की जाएगी। आतंकवाद विरोधी अभियानों को तेज करने को लेकर भी चर्चा करने की संभावना है। इससे पहले भी गृह मंत्री ने 14 जून को जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं के मद्देनजर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की थी। वहीं उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ आज शाम संविधान सदन की गेट 7 के सामने नवनिर्मित प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर राज्यसभा के उपसभापति और संसदीय कार्य मंत्री भी यहां उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्यों को भी आमंत्रित किया गया है। संसद भवन परिसर में महान नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। इन महान भारतीयों ने हमारे देश के इतिहास, हमारे सांस्कृतिक पुनर्जागरण और हमारे स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये प्रतिमाएं परिसर में अलग अलग स्थानों पर स्थित थीं, जिससे आगंतुकों के लिए उन्हें ठीक से देखना काफी मुश्किल हो जाता था और इसलिए अब इन प्रतिमाओं को संसद भवन परिसर के अंदर एक स्थान पर स्थापित करने के उद्देश्य से प्रेरणा स्थल का निर्माण किया गया है, ताकि संसद भवन परिसर में आने वाले गणमान्य व्यक्ति और अन्य आगंतुक इन प्रतिमाओं को एक ही स्थान यानी प्रेरणा स्थल पर आसानी से देख सकें और श्रद्धांजलि दे सकें। इन महान भारतीयों की जीवन गाथाओं और संदेशों को नई तकनीक के माध्यम से आगंतुकों तक पहुंचाने के लिए एक कार्य योजना भी बनाई गई है, ताकि लोग उनसे प्रेरणा ले सकें। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होने जा रहा है, जहां संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों और सांसदों के साथ मिलकर काम करने को लेकर उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि चुनावों के बाद लोकसभा का ये पहला सत्र है। सरकार, पक्ष और विपक्ष एक साथ टीम इंडिया की तरह काम करने को तैयार है। संसद के पहले सत्र में नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाने, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव और दोनों सदनों की बैठक में राष्ट्रपति का अभिभाषण होने की
परंपरा है। The first session, which is the special session of the 18th Lok Sabha, has been decided, and Rashtrapati ji has summoned to begin the House on 24th of June. Now, what is important is the first session is customary to have the oath for the newly elected members and election of the Speaker of Lok Sabha, and then President's address to both the houses of the Parliament. It's going to be very important for all of us that after the election, we are coming together for the first time. My appeal to all the members, all the political parties, to jointly work together as Team India. After all, we are member of Parliament of India, and we have to work for our country. और वहीं भारत के उत्तर और मध्य भाग के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है और 19 जून तक ऐसी ही स्थिति बनी रहने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान दर्ज किया जा रहा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में न्यूनतम तापमान ने पिछले 127 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भीषण गर्मी के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में छुट्टियां 24 जून तक बढ़ा दी गई हैं। मौसम विभाग ने मेघालय में इस महीने की 19 तारीख तक तथा असम में 17 से 19 तारीख के बीच भारी वर्षा की भी संभावना व्यक्त की है। देश की राजधानी दिल्ली में जैसे जैसे पानी का संकट बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ही इस पर सियासत भी अब तेज हो चुकी है। कल तक 7 चुनाव लड़ने वाले आज पानी को लेकर आमने सामने हो चुके हैं। जल संकट पर कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है। तो वहीं जल संकट को लेकर आज भी बीजेपी दिल्ली भर में प्रोटेस्ट करेगी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने के नेतृत्व में आज दिल्ली के सभी 14 संगठनात्मक जिलों में अरविंद केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार एवं लापरवाही के चलते उत्पन्न जल संकट के विरोध में प्रदर्शन किया जाएगा। योगेंद्र चंदोलिया, कमलजीत सहरावत, जितेंद्र महाजन समेत तमाम बीजेपी के सांसद भी इस विरोध प्रदर्शन में भाग लेंगे। आप सरकार के खिलाफ बीजेपी और कांग्रेस ने कल भी जमकर प्रदर्शन किया था, जहां कांग्रेस ने दिल्ली के 280 ब्लॉक पर कांग्रेस मटका फोड़ प्रदर्शन किया, तो वहीं बीजेपी ने भी कल मंत्री आतिशी के आवास के बाहर मटका फोड़ प्रदर्शन किया था। तो दिल्ली जल संकट पर सियासी घमासान जारी है। तो वहीं दिल्ली के चांदनी चौक से भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने दिल्ली जल संकट के लिए दिल्ली के केजरीवाल सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार सिर्फ दूसरे राज्यों पर आरोप मढ़ रही है और अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती है, लेकिन हम दिल्ली की जनता के साथ हैं, उनके लिए संघर्ष करते रहेंगे। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। दिल्ली में जल की जो समस्या है वो समस्या अपने आप में दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है और दूसरी तरफ केजरीवाल सरकार आंख मूंद करके बैठी है और दिल्ली को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। दिल्ली की सरकार जल संकट से निपटने के लिए कोई काम नहीं कर रही है, बल्कि कभी उनका आरोप भाजपा पर लगाते हैं, कभी वो आरोप केंद्र सरकार पर लगाते हैं, कभी हरियाणा पर लगाते हैं। हरियाणा के साथ पहले वो पंजाब में भी लगाया करते थे, लेकिन पंजाब में अब लगाना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि पंजाब में अरविंद केजरीवाल की खुद की सरकार है। ये जल की समस्या से दिल्ली के लोग पीड़ित हैं, लेकिन केजरीवाल सरकार के कानों पर जू तक नहीं लग रही है। ये बेहद दुखद है और भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है और हम दिल्ली में जल संकट के निजात के लिए अपना संघर्ष करते रहेंगे। मुस्लिम धर्मगुरु और इस्लामिक स्कॉलर मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने ईद उल अजहा के मौके पर नागरिकों से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने ईद की नमाज अदा करने वालों से कहा है कि ईदगाह पहुंचने के लिए घर से जल्दी निकलें ताकि किसी को भी किसी प्रकार की असुविधा ना हो। उन्होंने नमाजियों से ये भी अपील की कि ईद की नमाज मस्जिदों और ईदगाहों के अंदर ही अदा करें और सड़क पर नमाज पढ़ने से बचें। सड़क पर नमाज हरगिज अदा नहीं करनी है और ईदगाह के अंदर और मस्जिदों के अंदर ही नमाज अदा की जाएगी। इस वजह से और भी ज़रूरी है कि हम नमाज से 10 से 15 मिनट पहले ज़रूर ईदगाह पहुंच जाएं।
जिसमें कि हमें आपको आगे से आगे सफ में बैठने की जगह भी मिल जाए और बाद में आने वालों को किसी दुश्वारी का सामना न करना पड़े, और हमारी कमेटी को भी, हमारे वॉलंटियर्स को भी इंतजामात में सहूलत हो। इंशाअल्लाह नमाज के बाद मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए और इस शदीद गर्मी से राहत के लिए खुसूसी दुआ की जाएगी। और डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. जीरा से प्यास बुझाएं। डाइजेशन के लिए मस्त। शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, इंडीज का जल्दी और जीरा सिप, जीरा सिप, जीरा सिप। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं आज के पर्व की। दरअसल आज गंगा दशहरा का पर्व श्रद्धा भाव के साथ मनाया जा रहा है और इस दिन गंगा जी में डुबकी लगाने का विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार इस दिन मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को का ये त्योहार आता है और इस अवसर पर प्रयागराज में श्रद्धालुओं ने संगम घाट पर स्नान किया और इस दौरान की बेहद ही खास तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आज गंगा दशहरा का ये पर्व है जिसे सभी लोग मनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज के दिन की अगर हम बात करें तो गंगा में स्नान करने का आज विशेष महत्व है। गंगा में स्नान करके सभी लोग आज दान पुण्य करते हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां ओडिशा में नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद कल मंत्रियों के विभागों का भी बंटवारा कर दिया गया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने गृह मंत्रालय, सूचना और जनसंपर्क तथा जल संसाधन विभाग समेत कई अहम विभाग अपने पास रखे हैं, जबकि उप मुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंह को कृषि और किसान सशक्तिकरण, ऊर्जा विभाग और उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिदा को महिला एवं बाल विकास, मिशन शक्ति और पर्यटन विभाग का जिम्मा दिया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून 2024 को वाराणसी में किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त के रूप में 20,000 करोड़ रुपए जारी करने वाले हैं और इसके साथ ही कृषि सखियों के रूप में 30,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूहों को प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। पीएम किसान योजना के इस कार्यक्रम विषय पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात की हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। क्या कुछ कहना है शिवराज सिंह चौहान का, आइए आपको सुनाते हैं। देश के किसानों के सम्मान और स्वाभिमान की प्रतीक पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को वाराणसी से जारी करेंगे। इस किस्त में 9 करोड़ 26 लाख किसानों के खाते में सीधे हस्तांतरित होंगे। अभी इसी विषय में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ लेते ही फाइल पे पहली बार साइन किए पीएम किसान सम्मान निधि की फाइल पर। उसके बाद जो पहला सरकारी जो कार्यक्रम हो रहा वाराणसी में वो भी पीएम किसान सम्मान निधि से संबंधित है। किसान कितनी महत्वपूर्ण है और ये कार्यक्रम कितना? कृषि और किसान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की पहली प्राथमिकता है। भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार किसान कल्याण के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है और प्रधानमंत्री जी ने अगर पहली फाइल पर साइन किया तो किसान के खाते में, और किसान भी 9 करोड़
3 लाख किसानों के खाते में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की राशि डाली जाएगी। ये 17वीं किस्त होगी। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। किसान का कल्याण हमारी केवल प्राथमिकता नहीं है, किसान हमारे लिए भगवान है और किसान की सेवा भगवान की पूजा है। और प्रधानमंत्री जी 18 तारीख को इसी महीने काशी से इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, जहां किसान सम्मेलन में किसानों के खाते में राशि अंतरित की जाएगी। कार्यक्रम तो काशी में है, लेकिन केवल काशी में नहीं होगा। सभी कृषि विज्ञान केंद्रों में, प्राथमिक सहकारी समितियों के कार्यालय जहां है उन गांव में, ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पर, कई पंचायतों में, कृषि उपज मंडियों में भी ये कार्यक्रम होंगे। सभी केंद्रीय मंत्री अलग अलग स्थानों से इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से हमने आग्रह किया है कि वो किसान कल्याण के इस कार्यक्रम में जरूर जुड़े। तो पहला कार्यक्रम प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का तीसरी बार सरकार बनाने के बाद किसानों के कल्याण से प्रारंभ हो रहा है। इसी कार्यक्रम के दौरान 30,000 स्वयं सहायता समूह है, कृषि सखी प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। आप भी जो मुख्यमंत्री रहे तो महिलाओं के लिए बहुत काम किया, तो ऐसे में कृषि सखी कितनी महत्वपूर्ण होंगी? लखपति दीदी प्रधानमंत्री जी का सपना है और संकल्प है। 1 करोड़ है, 2 करोड़ और बनानी है। उसके लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम हाथ में हम ले रहे हैं। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों में से ही कई बहनों को चयनित करके कृषि सखी का प्रशिक्षण दिया गया है। और प्रशिक्षण दिया गया है कृषि से संबंधित कार्यों को ठीक ढंग से करने के लिए। ये कृषि सखियां अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय रहेंगी। अब तक लगभग 34,000 ऐसी बहनों को, दीदियों को हमने प्रशिक्षण दिया है। ये संख्या और बढ़ेगी। इन कृषि सखी दीदियों को प्रधानमंत्री जी प्रमाण पत्र प्रशिक्षण के वो प्रदान करेंगे। और उसके साथ साथ अलग अलग स्थानों पर जो केंद्रीय मंत्री है वो भी इन दीदियों को प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट प्रदान करेंगे। ये जो हमारी दीदियां हैं, ये कृषि का उत्पादन बढ़ाने में नई टेक्निक का प्रयोग करें किसान, और विभिन्न प्रकार के कामों में सहयोग करेगी। इससे दीदियों की आय भी बढ़ेगी। एक दीदी साल में 60,000 से लेकर 80,000 रुपये तक अतिरिक्त रूप से आय प्राप्त करेगी और किसानों की सहायता करेंगी। जब आप मुख्यमंत्री थे, 7 कृषि क्रमण पुरस्कार मिले, जीडीपी कृषि की 18% से ऊपर रही, 4,000 रुपये पीएम किसान निधि के भी अलग से आपने दिए। ऐसे में यहाँ भी आपसे उम्मीदें देश के किसानों को बहुत ज़्यादा है। तो 100 दिन का रोड मैप आप बात भी कर रहे हैं, वो कैसा होगा? ये कोई पहली बार भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर रही है। 2 कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों के कल्याण के लिए पहले से ही अभूतपूर्व कार्य हुए। उन्हीं कार्यों को आगे बढ़ाना है। 100 दिन की कार्य योजना भी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगभग तैयार है। और आगे का रोड मैप भी 2047 में कृषि का स्वरूप क्या होगा, केवल 100 दिन नहीं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में हम कितना काम करेंगे, उसकी प्लानिंग भी कर रहे हैं। और 2047 में विकसित भारत के लिए कृषि क्षेत्र में हम क्या करेंगे, उसका रोड मैप भी बना रहे हैं। तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिनका मानना है कि केंद्र सरकार का उद्देश्य देश के अन्नदाता का कल्याण और विकास है, और इसी के संदर्भ में न केवल पीएम किसान जैसी कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है, बल्कि जमीनी स्तर पर इनका बेहतर क्रियान्वयन हो, उसके लिए तेजी से काम भी किया जा रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन उत्तम के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अब वक्त है बात योग की करने का। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अब बेहद ही नजदीक है और इसको लेकर भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में तैयारियां जोरों पर हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में योग दिवस को अलग अलग ढंग से मनाया जाता है।
राजस्थान के चुरू में इस अवसर पर सामूहिक कार्यक्रम होते हैं और इन दिनों चुरू में एक विशेष योग शिविर का भी आयोजन किया गया है, जिसमें सैकड़ों युवा, महिला, पुरुष और बच्चे योग अभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं और स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। यहाँ सभी लोगों में योग दिवस को लेकर काफी उत्साह है। आइए आपको दिखाते हैं ये छोटी सी रिपोर्ट। चुरू के जिला मुख्यालय स्थित अग्रसेन नगर पार्क में योगाचार्य डॉक्टर संतरा जाट के निर्देशन में एक विशेष योग शिविर लगाया गया है। शिविर में सैकड़ों महिला पुरुष निःशुल्क योगाभ्यास में प्रतिभाग कर रहे हैं। योगाचार्य डॉक्टर संतरा जाट ने बताया कि आयुर्वेद विभाग की ओर से आयोजित ये शिविर प्रतिदिन सवेरे 5:30 बजे से 7:30 बजे तक संचालित किया जाता है। शिविर में आने वाले व्यक्तियों को एलोवेरा जूस का वितरण भी किया जा रहा है। लोग बहुत उत्साह के साथ में ये अभ्यास करते हैं। जितनी मात्रा में जितने पुरुष आ रहे हैं उतने ही लेडीज आ रहे हैं। लेडीज और पुरुष समान रूप से बढ़ चढ़ के इस जो योगा प्रोटोकॉल पूर्वाभ्यास है उसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। पहले ये प्रोग्राम 13 जून तक रखा गया था, लेकिन इनकी डिमांड के अनुसार इनको 20 जून तक बढ़ा दिया गया है और आगे भी ये डिमांड कर रहे हैं कि ऐसा यहाँ तक ये मतलब इस पार्क में ये प्रयास कंटिन्यू होता रहे। ये शिविर आगामी 20 जून तक चलेगा, जिसे लोगों की मांग पर बढ़ाया भी जा सकता है। शिविर को संबोधित करते हुए योगाचार्य डॉक्टर संतरा जाट ने कहा कि पहला सुख निरोगी काया है, अर्थात स्वस्थ शरीर किसी भी मनुष्य की पहली प्राथमिकता होती है। अग्रसेन नगर विकास समिति के अध्यक्ष मदन लाल राजपुरोहित ने बताया कि व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योग बेहद उपयोगी है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में आयुर्वेद विभाग की ओर से अग्रसेन नगर में योग शिविर का आयोजन एक सराहनीय पहल है। यहाँ पे जो लेडीज है वो भी आ रही है, छोटे छोटे बच्चे भी खूब आ रहे हैं और जो बूढ़े लोग हैं सिटीजन्स वो भी बहुत सारे आ रहे हैं और डेली आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन ही आ रहे हैं और अच्छे से योग कर रहे हैं सारी के सारी। यहाँ आने वाले लोगों में महिलाएं और पुरुषों के अतिरिक्त छोटे बच्चे भी हैं जो योगाभ्यास करते नजर आते हैं। लोगों का कहना है कि योगाभ्यास के कारण पूरा दिन बहुत स्फूर्ति भरा रहता है और शरीर शाम तक तरोताजा रहता है। योग की क्लास जो सुबह चलती है, मैं कई दिनों से मैं भी इसको अटेंड कर रहा हूँ और ये इससे मैं अपने आप में बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। पहले शरीर अकड़ा अकड़ा सा रहता था, अभी मुझे कुछ दिन से बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ और मेरा मन करने लगा है कि मैं रोज करूँ। योग भारत की सांस्कृतिक विरासत है। आज दुनिया भर में लोग योग को अपनी नियमित दिनचर्या का हिस्सा बना रहे हैं। तो यदि आप भी स्वस्थ और निरोगी काया चाहते हैं तो योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में उमंग और उल्लास का माहौल है। कतर के भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दोहा में आयोजित किए गए योग सत्र के विषय में जानकारी दी और कुछ तस्वीरें भी इस दौरान साझा की। इस पोस्ट में कहा गया कि इन दिनों स्वास्थ्य, कल्याण और योग की भावना का जश्न मनाया जा रहा है। दोहा में इंडोर और आउटडोर दोनों प्रकार के योग सत्र आयोजित किए गए। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अंतर्राष्ट्रीय खबरों करेंगे, जहां आपको बता दें कि दक्षिणी गजा के रफा शहर में एक बख्तरबंद गाड़ी में हुए विस्फोट में 8 इस्राएली सैनिकों की मौत हो गई। इस्राएली रक्षा मंत्रालय ने इस हमले की जानकारी दी है। इस्राएली सेना के अनुसार सभी सैनिकों की मौत एक बख्तरबंद लड़ाकू इंजीनियरिंग वाहन के अंदर हुई। इसमें सवार सभी सैनिक ऑपरेशन के बाद कब्जे में ली गई इमारतों में आराम के लिए जा रहे थे। इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस्राएली सैनिकों के मारे जाने के बाद हमास को हराने और बंधकों को वापस लाने का संकल्प लिया। तो वहीं हमास ने कहा कि एक वाहन एक तैयार बारूदी सुरंग में फंस गया था, जिससे ये विस्फोट हुआ है। स्विट्जरलैंड शांति शिखर सम्मेलन में अमेरिका ने यूक्रेन को बड़ी आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने यूक्रेन के लिए अमेरिका के अटूट समर्थन का वादा करते हुए $1.5 बिलियन से अधिक की सहायता देने की घोषणा की है। इसमें ऊर्जा सहायता के लिए धन, क्षतिग्रस्त ऊर्जा बुनियादी ढांचे की मरम्मत, शरणार्थियों की मदद करना और नागरिक सुरक्षा की स्थिति को
मजबूत करना शामिल है। कमला हैरिस ने कहा कि रूस की आक्रामकता यूक्रेन के लोगों के जीवन और स्वतंत्रता पर एक हमले से कहीं अधिक है। ये न केवल वैश्विक खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति पर हमला है, बल्कि रूस की आक्रामकता अंतर्राष्ट्रीय नियमों और मानदंडों और संयुक्त राष्ट्र चार्टर में सिद्धांतों पर भी हमला है। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मकसद यूक्रेन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाना है। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अब बात खेलों की करेंगे, जहां आईसीसी T20 विश्व कप में कनाडा के खिलाफ भारत का आखिरी ग्रुप मुकाबला मैदान के गीले होने की वजह से रद्द हो गया। इस मैच के रद्द हो जाने के कारण दोनों टीमों को एक एक अंक बांट दिया गया। वैसे भारतीय टीम पहले ही ग्रुप ए में शीर्ष पर रहते हुए सुपर 8 में प्रवेश कर चुकी है। ऐसे में टीम इंडिया के लिए ये मैच सिर्फ औपचारिकता मात्र ही था। भारत ने ग्रुप दौर में आयरलैंड, पाकिस्तान और अमेरिका को शिकस्त दी। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।